let n belongs to set of natural numbers. Let n belongs to the set of natural number. If the value of c prescribed in Rolle's theorem for the function prescribed in Rolle's theorem for the function fx equals 2x into x minus 3 की power n on close 0 से close 3 is 3/4. On close 0 से close 3 is 3/4. Then find n. तो मेरे ख्याल से कुछ खास तो नहीं है. पहला चीज़ देख लें, कंटिन्यूस है इस इंटरवल में. मेरा आंसर है हाँ. डिफरेंशिएबल है तो बिल्कुल होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, ठीक है ना. तो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो ओपन में भी हो गई. और f0 और f3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0. तो रोलिस थ्योरम के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब कंक्लूजन होना पड़ेगा क्या कि डैश किसी ना किसी पॉइंट पे इन बिटवीन 0 हो रहा होगा. इसका डैश कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर n और प्लस क्या रहेगा 2x इंटू n इंटू एक्स माइनस 3 की पावर n माइनस 1. तो जो प्रिस्क्राइब्ड c है वो कितना है 3/4. तो इसके अकॉर्डिंग f डैश 3/4 क्या होना पड़ेगा 0. तो जैसे इसको 0 करोगे तो मेरे ख्याल से 2 इंटू 3 माइनस 3/4 की पावर n माइनस 1 तो कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बनेगा 3/4 उल्टा लिख दिया शायद 3/4 माइनस 3 होगा नहीं. तो यहाँ पे क्या बचेगा 3/4 माइनस 3 और प्लस क्या बचेगा 2 इंटू 3/4 और इंटू कितना आएगा n शायद ऐसा. दिस इज इक्वल टू 0. तो ये दोनों तो नॉन जीरो टर्म्स है शायद. 2 तो कहाँ गया पता नहीं है क्या बोलते रहे. तो अच्छा चलो n इक्वल टू मेरे ख्याल से इसके बाद क्या आ जाएगा 3. इसको सॉल्व कर लो 0 से इक्वेट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं. गिवन a0 a1 a2 till an, given a0 a1 a2 till an be real numbers satisfying, given a0 a1 a2 till an be real numbers satisfying the equation given a0 a1 a2 till an be real numbers satisfying the equation a0 upon n plus 1 plus a1 upon n plus a2 upon n minus 1 till an minus 1 upon 2 plus an equal to 0. Then prove that there exists at least one real x between, there is at least one real x belonging to open 0 to open 1. There exists at least one real x belonging to open 0 to open 1 such that a0 x की पावर n plus a1 x की पावर n minus 1 and so on till an equals to 0. तो आगे चल के हो सकता है आप अलग भी तरीके से करो या जो भी है, ठीक है ना. बट फॉर द टाइमिंग अगर मैं रोलिस थ्योरम और इसके यूज से अगर इस सवाल को सोचूं तो मेरे को क्या दिख रहा है कि एक तो ये कंडीशन दे रहे हैं और बोल रहे हैं इसका एक रूट होगा 0 से 1 के बीच में. और रोलिस थ्योरम किसके रूट की चर्चा करता है f डैश के. यानी कि जिसमें क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आपको एक पहले फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा, उसके ऊपर ही रोलिस थ्योरम और एलिमिनिटी लगाना पड़ेगा सो दैट यू गेट डिजायर्ड रिजल्ट. लेकिन ये नहीं बोला है हमने कि भाई फंक्शन को निकालने का यही तरीका है कि यही करना होगा. हो सकता हो किसी क्वेश्चन में कोई और भी चीज़ करनी पड़ रही हो, ठीक है ना. तो मतलब ये थोड़ा इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, समझ में आ गया. तो इसमें जाना कोई इतना बड़ा काम नहीं है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसका रूट प्रूव करना है और ये क्या है f डैश की तरह इक्विवेलेंट होगा. तो हम लोग को f पे रोलिस लगाना है, इस पे नहीं लगाना है. तो अगर f पे रोलिस लगाओगे तो उसके लिए इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट. तो इंटीग्रेट कर लो और एक नया फंक्शन बना लो कैपिटल Fx, इसको लेफ्ट हैंड साइड को. तो दैट विल गिव यू a0 x की पावर n plus 1 upon n plus 1. सिंपल इंटीग्रेशन है इसलिए यूज कर रहे हैं. प्लस a1 x की पावर n upon n
फिर ऐसे ही आएगा a2 और इस तरीके से लास्ट में क्या आएगा an(x) और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या यूज कर लो c। तो हम लोग अगर इस फंक्शन को देखें तो एक बार दिख रहा है कि ये फंक्शन पूरा कैसा है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन मींस फंक्शन कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, जो भी इंटरवल हो उन सब में है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि f(0) अगर देखोगे तो दिस इज c, ये 0, f(1) भी c है। अब बोलो कैसे, क्योंकि वो कंडीशन दिया हुआ है ना, तो अगर 1 रखोगे तो a0/n+1 a1/n वही बन रहा है, और टिल लास्ट में क्या बनेगा an। तो यहाँ से यहाँ तक पार्ट 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये रोलेज थ्योरम के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन, कैपिटल F(x). यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा c 0 से 1 के बीच में जहाँ f' किसके बारे में 0 होगा, 0। और जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे व्हाट यू विल गेट इज दिस फंक्शन, तो अभी साथ ये किसी ना किसी 0 से 1 पॉइंट के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर लिख लिया हो तो इधर, प्रूव दैट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लिखा हुआ है, प्रूव दैट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन e⁻x cos x equal to 1, between any two roots of the equation e⁻x cos x equal to 1 there exists at least one root of e⁻x sin x minus 1 equal to 0। बोल रहा है कि बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वी हैव टू प्रूव अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ऐसा फील तो आ रहा है कि भाई रोलिस थ्योरम टाइप का चीज़ है, ये दो के बीच में एक रूट प्रूव करना है, लेकिन डिफरेंशिएट करके देख लिया अपन ने, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, मतलब ये वाली चीज़ तो नहीं आ रही, मतलब ये जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं आ रहा, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट करके देख लें, पिछली उसमें बताया, तो अभी तो पहले दिक्कत आ रही होगी इंटीग्रेट कैसे कर लें, ठीक है ना। दूसरा ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सही में इंटीग्रेट करके क्या उबल आएगा, क्योंकि हमको तो उससे इसको प्रूफ करना है, समझ में आएगा। तो अभी तक वो भी नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ ये थोड़ा समझ में आ रहा है कि इसके दो रूट हैं अल्फा बीटा कंसेक्यूटिव, और इसके बीच में इसका एक रूट प्रूफ करना है, और ये वाला फंक्शन तो अपना पर्पस सर नहीं कर रहा है, लेकिन प्रूफ इसी से करना है, यानी कि इसी में कुछ हमारे को अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन, चेंजेस और जो भी सिनोनिम्स आप यूज़ कर सकते हो वो कर लो, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, जैसे बता देगा शायद, प्रथम बताओ। हाँ, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर इसके रूट अल्फा बीटा हैं तो क्या बोल सकते हैं कि cos x इक्वल टू e⁻x के भी रूट अल्फा बीटा होंगे, क्वेश्चन है। और हम लोग बोलेंगे कि अगर हम इसको इधर ले आए तो इसके भी रूट्स तो अल्फा बीटा ही होंगे, और हम लोग बोल रहे हैं ये भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल होगा अल्फा से बीटा के बीच में, समझ में आएगा, वैसे हर जगह ही होगा, ठीक है ना। अगर इसको हम f(x) मान लें और इसके दो कंसेक्यूटिव रूट हैं, तो इस f(x) में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वी कैन अप्लाई रोलिस थ्योरम। तो हम लोग रोलिस थ्योरम इस पे लगाएंगे तो कोई ना कोई पॉइंट c होगा इसके बीच में, जहाँ f' जो कि क्या आएगा माइनस साइन एक्स प्लस e⁻x ये 0 हो रहा होगा, और अगर ये 0 हो रहा होगा मतलब e⁻x इक्वल टू क्या साइन एक्स, एंड दैट गिव्स यू e⁻x sin x minus 1 इक्वल टू 0। तो ये बहुत क्लियर हो गया कि हम लोगों ने कि इसका एक रूट होगा किसके बीच में, अल्फा से बीटा के बीच में, और वही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ। समझ में आएगा। अगर कोई बोलता है क्या कि इसके दो रूट के बीच में tan x इक्वल टू 1 का एक रूट होगा, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, नहीं समझ में आया, क्योंकि अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है e⁻x cos x और माइनस साइन एक्स, इसी का रूट था ना भैया, इसका रूट होने का मतलब इसका तो होगा नहीं, सोचना समय निकाल के, तो इसी का होगा, नहीं समझ, इसका रूट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि मल्टीपल करेक्ट भी बनाया जा सकता है कि जैसे इसका एक रूट होगा बिटवीन अल्फा से बीटा या बिटवीन टू रूट्स, इसका एक रूट होगा, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको डिलीवर किया जा सकता है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कौन से फंक्शन पे लगेगा वो आपको सोच समझ के डिसाइड करके ही बनना, मतलब ऐसा भी बताया जा सकता है जिसमें हाथ पाँव भी नहीं लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा हो क्या करना है। तो मतलब उस तरह के केसेस में फिर ऑब्वियस याद एग्जाम में आ रहा है
तो कुछ लग रहा है कि तुक्केबाजी से कुछ बैठ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब उसके पीछे आप ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। जैसे अगर हम इसी को थोड़ा चेंज कर लें, जैसे इसके दो रूट हैं अल्फा एंड बीटा, तो इसके भी होंगे, क्या बोल रहे हो? नहीं, और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार, तो ये हो जाएगा ई की बार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइप का, या ई की बार एक्स स्क्वायर ई की बार एक्स कॉस एक्स माइनस 1 इंटू कितना 2x, और प्लस क्या आएगा ई की बार एक्स स्क्वायर, और इसका क्या आएगा ई की बार एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। मतलब हो सकता है क्वेश्चन ऐसा पूछ जाए कि प्रूव दैट बिटवीन टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देयर इज अ रूट ऑफ, पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, देखिए लग रहा है कि अच्छे से नहीं लिखा सर ने, तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ कि बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन प्रूव दैट देयर इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। इसका भी होगा, सेम ही है ना, कि ई की पावर एक्स स्क्वायर का तो रूट होना नहीं है, इसका ही आएगा। तो मतलब किसी भी तरीके से आपको एंड रिजल्ट पूछा जा सकता है, समझ में आएगा। तो उसमें ऐसा नहीं कि अपन बिल्कुल वैसा हो जाएंगे, आ नहीं जाना चाहिए, वो तुम सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो उसके ऊपर सब डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी इस तरीके से कुछ भी लिया जा सकता है, एक फंक्शन जिससे मल्टीप्लाई करके नया फंक्शन ही बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो तैयार रहो सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, let px be a polynomial with real coefficient, let px be a polynomial with real coefficient and let a comma b belongs to R, ब्रैकेट में लिखना a less than b, be two consecutive roots of px equal to 0, be two consecutive roots of px equal to 0, then prove that there exists c then prove that there exists c belonging to open A से open B such that there exists at least one C belonging to open A से, there exists C such that C belonging to open A to B, और उसके आगे लेना such that P dash C plus 100 PC equal to 0, P dash C plus 100 PC equal to 0। जैसे अगर हम लोग एक फंक्शन बनाए जी एक्स इक्वल टू ई की बार 100x इंटू कितना पी एक्स, तो इसके भी रूट ए और बी होंगे। रीजन है क्या है कि पी ऑफ ए और पी ऑफ बी अगर जीरो है तो जी ऑफ ए और जी ऑफ बी भी क्या हो जाएगा जीरो। तो अगर जी एक्स के ऊपर देखें तो रोलिस थ्योरम लग सकता है ए से बी के बीच में रीजन कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन है और ए और बी पे वैल्यू क्या हो रही है जीरो। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ई की पावर 100x इंटू पी डैश एक्स और प्लस क्या आएगा 100 ई की पावर 100x इंटू पी एक्स, इसका एक रूट आएगा। तो ई की पावर 100x गया तो बचेगा किसका पी डैश एक्स प्लस 100 पी एक्स इक्वल टू 0 का रूट। तो उस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब इस वाले केस में तो फिर भी हम बता सकते हैं कि ई की पावर 100x से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। बट हर केस में बताना बड़ा मुश्किल काम है, समझ में आया क्या। जैसे कि इस केस को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे हम आगे चल के एक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसका नाम होगा,
तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल कुछ ऐसी होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है उस पर हम बात कर लेंगे। px की जगह कुछ और टर्म यूज कर लेते हैं, मान लो rx इंटू वाई इक्वल्स gx, ऐसा मान लो। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आएगा? जैसे इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है क्या कि यू हैव टू फाइंड y इज अ फंक्शन ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, मतलब दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। और हम लोग बोल रहे हैं कि अगर ये इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि y इज ए फंक्शन ऑफ x निकालना जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि यू मल्टीप्लाई दिस बाय एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा कि आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या करना पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई, सो दैट कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाए। और हम लोगों ने इस क्रम में हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग क्या लेते हैं, e की बार इंटीग्रल rx dx, क्या लेते हैं, e की बार इंटीग्रल rx dx। इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव बन जाएगा एग्जैक्ट फंक्शन का। दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब लोग इसका मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड एक फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया d अपॉन डी एक्स ऑफ e की बार इंटीग्रल rx dx इंटू वाई, एंड दैट इज इक्वल टू दिस थिंग gx इंटू e की बार इंटीग्रल rx dx। इसके बाद सुनना क्या हुआ, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना, अगर इंटरेस्ट वो है तो ये दिख रहा है कि d ऑफ दिस बन जाएगा और ये dx इधर आ जाएगा, डिफरेंशियल जब इसका लिखोगे तो डिफरेंशियल ऑफ दिस टर्म इज गोइंग टू बी दिस इनटू dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये रह जाएगा इधर, तो और इधर एक फंक्शन ऑफ x बन जाएगा और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो यू कैन फाइंड y एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, x। तो नॉर्मली जो हम लोग एक डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इसका ऑर्डर भी बोलते हैं, छोड़ो उस पर नहीं जा रहे हैं, बट अगर इस तरह का कोई भी अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, और उसके बाद फिर ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं तो एक ही जैसा दिख रहा है मुझे, मतलब इसको देख के ऐसे ही लग रहा है कि किसी x इक्वल टू सी के लिए 0 हो रहा होगा, राइट। तो ये होगा, तो जो y है वो यहाँ पे p है, एक्चुअली जो y है वो यहाँ पे क्या है, p, और जो rx है वो 100 है। नहीं समझ में आया? और हमारा भी यही डिमांड था कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाएं जिसके डेरिवेटिव से ये बन जाए, यही तो डिमांड था। तो हम वहां भी तो वही कर रहे हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड को क्या बना रहे हैं, एग्जैक्ट एक फंक्शन के डेरिवेटिव के फॉर्म में। यहाँ भी हम लोग वही चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या बने, एग्जैक्ट किसी फंक्शन का डेरिवेटिव। और वो कब बनेगा, इधर वाला, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, e की बार इंटीग्रल rx dx से, और यहाँ पे कौन सी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, e की बार इंटीग्रल 100 dx से। समझ में आएगा? तो e की बार 100 dx मतलब इंटीग्रल तो 100x, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, सेट। तो इस वाले केस में तो हम बता सकते हैं, समझ में आएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे हमारे को एक्चुअली रूट किसका प्रूव करना है, पी डैश एक्स प्लस किसका, 100 पी एक्स का। तो जैसे एक तरीका हम लोगों ने ये भी देखा है कि इंटीग्रेट करके कुछ ऐसा बन जाए तो बढ़िया है, ठीक है, हर बार बन जाए ऐसा भी नहीं बोला है मैंने, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, मतलब वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि इंटीग्रेट करके कुछ बनता है नहीं है। ऐसे फॉर्म में इंटीग्रेट तो होगा नहीं कि 100 पी एक्स जो है वो आपकी ज़िंदगी जो है ना मस्त कर देगा। नहीं इंटीग्रेट कर दोगे क्या पी एक्स को, ठीक है। तो नहीं कर पा रहे हो तो अच्छा लगा, कर देते तो दिक्कत आती। अच्छा, इसको हम चाहें तो हाँ पी एक्स से इसको इधर ले जाओ, सही है, और पी एक्स इज नॉन ज़ीरो मान के ही चलो, नहीं तो ज़ीरो मान के चला तो आ ही जाएगा, फिर तो जो भी प्रूव करना है फिर तो बचा ही क्या देश में। पी एक्स अगर ज़ीरो है तो पी डैश भी ज़ीरो होगा, इसमें पी डबल डैश भी लगा देना, वो भी ज़ीरो होगा, सब होगा। तो इससे अगर डिवाइड करके अगर हम इंटीग्रेट कर दें, सही है क्या, तो इधर अगर आपको याद हो तो इसको t मानोगे, जैसे
ये वाला सिंबल पहले लगा देता हूँ, नहीं तो तुम लोग खुश नज़र आ रहे थे एक्चुअली अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखो अपनी शक्लों से -100 dx घबराए हुए लग रहे हो अच्छा तो इसको आप t मानोगे तो ऊपर dt बदल जाएगा, तो इसका इंटीग्रल होता है ln mod t। ln क्या होगा mod t, मतलब इसका इंटीग्रल क्या है ln मॉडुलस ऑफ px। समझ में आ गया? इधर क्या आएगा -100x, तो इसको +100x और प्लस क्या कर दो c, और इसको एक नया फंक्शन मान लेते हैं gx। यहाँ तक किसी को ऑब्जेक्शन है तो भी बता दो कि मॉड क्यों आया नहीं आया। ये ln mod x का भी डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, 1/mod x नहीं 1/x। यहाँ तक क्लियर है सबको? देख लो एक बार। अब मैं रोलिस थ्योरम नहीं लगा रहा हूँ, अब मैं कॉमन सेंस लगा रहा हूँ। एक्चुअली रोलिस थ्योरम भी कॉमन सेंस ही है, सोच के देखना एक बार समय मिले अगर कॉमन सेंस लगे तो। a और b में px 0 हो रहा है तो ये तो डोमेन में ही नहीं रहेगा। अब a प्लस और b माइनस, a प्लस पे ये किधर जा रहा होगा, a प्लस पे px 0 की तरफ जा रहा होगा, मॉड लगने के बाद 0 प्लस, तो ln 0 प्लस कहाँ रह रहा होगा -∞, और इधर कहाँ रहेगा -∞। ठीक है, ये दोनों टुच्चे से टर्म्स हैं, तो इधर भी -∞, इधर भी -∞, और ये फंक्शन जो है बिल्कुल बढ़िया है, मतलब कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। समझ में आएगा? बीच में और कहीं px 0 नहीं होगा, तो यानी कि फिर से कहीं -∞ तो नहीं जा रहा है, यानी कि पहले -∞ से ऊपर जाएगा, हो सकता है एक्सिस क्रॉस करके ऊपर जाए या नीचे से ही क्रॉस कर जाए, जहाँ से भी जो भी हो रहा होगा। समझ में आएगा? ये अल्टीमेटली फिर से एक बार -∞ जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो gx का डेरिवेटिव है वो बीच में क्या हो रहा होगा 0, और जैसे ही gx का डेरिवेटिव बीच में 0 करोगे तो डिफरेंशिएट करते सीधा ही यही फंक्शन बन जाएगा आपका ये वाला। समझ में आएगा? और उसका एलसीएम लोगे तो अपने आप ये वाला आ जाएगा कि दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 0। तो इसमें हम रोलिस थ्योरम तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें f(a) = f(b) वाला पार्ट अच्छे से नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों वैल्यूज कहाँ जा रही है -∞।